नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, ध्येय आईएएस कोचिंग द्वारा जो यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज चलाया गया है उसी का सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यह तीसरा सेट है और जो कि पूरी तरह से प्रीवियस ईयर के प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। इसको आरओ एआरओ और बीईओ वाले भी बहुत ध्यान से देखें क्योंकि आयोग एक ही है, प्रश्न वहीं से बनेंगे। चलिए, आज 51 से लेके 100 प्रश्नों तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किसका कितना सही होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एलएम सिंघवी समिति और सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसमें से बताइए कौन सा जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो नहीं है वो है दिनेश गोस्वामी समिति। अच्छा, यह समिति है किसके लिए? ये चुनाव आयोग के लिए थी। चुनाव आयोग में सुधार के लिए यह समिति बनाई गई थी। एलएम सिंघवी समिति, ये तो पता ही हम लोगों को, कब आया था? 1986 में। और सादिक अली समिति, यह कब आया था? 1964 में, 1964 में। और उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977। चलिए नेक्स्ट, दल बदल निरोध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ, अर्थात कब यह पारित किया गया? तो बताइए कौन सा डेट सही है? 15 फरवरी 1985। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन। और उसके बाद जो है इसमें एक और फैक्ट महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कौन सी अनुसूची है, तो वो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट, कथन और कारण का प्रश्न है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्या यह बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। और दूसरा है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। हाँ, यह भी पूरी तरीके से सही है और उच्चतम विधायी संस्था है, इसीलिए यह संसद जो है किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है राज्य विधानमंडल, अर्थात राज्य के जो चुनाव होते हैं। इसमें पहला कथन है, यह जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। क्या ये सही है? हाँ, यह सही है। दूसरा है, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक ही निर्वाचक सूची होगी। यह बात भी सही है। नेक्स्ट है, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। यह बात भी पूरी तरीके से सही है, लेकिन हाँ, इसका प्रयोग जो है नहीं होता क्योंकि आप लोगों को पता है कि राजनीतिक पार्टियां जो है धर्म और जाति और लिंग के आधार पर भी भेदभाव जरूर करते हैं, लेकिन ये जो है स्थान नहीं होता, ये बात सही है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। यह बात भी पूरी तरीके से सही है। तो इसका क्या होगा? सही पूछा गया है, तो इसका कोड जो है उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? आपको पता होगा 370 जो है जम्मू कश्मीर से था, वो कैंसिल हो चुका है। 371 जो है उसमें कई राज्यों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। उनकी लिस्टिंग आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न बने हैं और बनने के फिर से चांसेज हैं। तो बताइए इसमें जो है 371 जे में कौन है? नागालैंड है, हैदराबाद और कर्नाटक है, महाराष्ट्र और गुजरात या लद्दाख है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है 371 जे में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है, अर्थात जो है तीनों से अलग एक है, वो क्या है? बताइए। पिछड़ी जाति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग। तो देखिए इसमें जो सबसे अलग है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्यों? क्योंकि यह संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। बाकी सभी जो है संविधान में कहीं ना कहीं सबका जिक्र मिलता है। कहाँ मिलता है देख लेते हैं। पिछड़ी जाति आयोग, यह कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 338 ख में।
जबकि वित्त आयोग की बात 280 में की गई है। ये तो कई बार आ चुका प्रश्न है। उसके बाद निर्वाचन आयोग 224, माफ़ कीजिएगा 224 नहीं 324 है, 324। तो सबका जिक्र आप देख रहे हैं किसी न किसी आर्टिकल में है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट, कथन और कारण का प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, क्या यह सही है? तो बताइए। हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। दूसरा है संघीय जो है वित्त आयोग पंचायतों के वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। क्या यह बात सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पंचायतों को वित्त के लिए कौन करता है? राज्य करता है। राज्य करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे संघीय भी कर सकता है। संघीय भी जरूरत पड़ने पर कर सकता है। यहाँ पे सीधा बोल दिया गया है नहीं कर सकता। तो जब एक गलत हो गया तो सही जवाब कहाँ क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, हर गलत है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित से खतरा हो। तो बताइए कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे? युद्ध के कारण, हाँ युद्ध के कारण प्रयोग किया जा सकता है। विदेशी आक्रमण के कारण तब भी किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के कारण, हाँ तब भी प्रयोग किया जा सकता है। आंतरिक उपद्रव, यह गलत है, इसके कारण प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहले यह था, लेकिन इसको जो है 1978 में कब क्या हुआ था? 44वां संशोधन जो हुआ था उसमें इसको समाप्त करके इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तीसरा वाला तभी ऐड भी किया गया। तो अब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 1, 2, 3 सही है। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य जो है आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो बताइए कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य विशेषाधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। किसकी? उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। तो हाई कोर्ट के लिए क्या क्या है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। क्या ये सही है? नहीं, यही जो है हम लोगों का आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है यह किसके पास है? यह सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट से जो है उनके जज से पूछा जा सकता है। कौन पूछ सकता है? राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकते हैं, और सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी सलाह इनसे ले सकते हैं। यह कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 143 में। यह जो है हाई कोर्ट के पास यह शक्ति नहीं है। बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, ये तीनों शक्ति जो है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के पास है, और चारों शक्तियां जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए यह बात पूरी तरीके से सही है, राज्यपाल को अधिकार नहीं है। दूसरा है, यह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। कौन? राज्यपाल। यहाँ राज्यपाल की बात की जा रही है। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये गलत होगा। राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है। जैसे संसद में आप लोग जानते होंगे, संसद शब्द में 3 चीज़ें समाहित हैं: लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। वैसे ही विधानमंडल में क्या क्या आता है? विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है और राज्यपाल आते हैं। नेक्स्ट है, इन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। हाँ, यह बात पूरी तरीके से सही है। राज्यपाल कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, 1/6 भाग, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज जैसे विशेष क्षेत्रों से आते हैं। उसके बाद है, इनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। यह बात भी गलत है। इनके पास देखिए न्यायिक शक्ति है, हाँ, मृत्युदंड के लिए क्षमा देना या ये सब चीज़ें
नहीं है, बाकी शक्ति इनके पास जरूर है कि किसी को सज़ा को कम करना, लघुकरण, ये सब चीज़ें शक्ति है। यह बात भी गलत हो गई। तो सही क्या मिला हम लोगों का? 1 और 3 सही, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो बताइए यह किस कानून में है? यह जो कानून है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 द्वारा कहा गया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। बताइए कैसा व्यवहार करेंगे? देखिए अगर उत्तल और अवतल दोनों लेंस हटाकर एक जगह रख दिए जाएंगे तो कैसा व्यवहार होगा? कांच की समतल चादर अर्थात नॉर्मल कांच की तरह व्यवहार करने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट है। ध्वनि की गति जो है गैस में द्रव्य ठोस की तुलना में अधिक होती है। क्या यह बात सही है? नहीं, यह गलत है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो है ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। ठोस में जो है मैक्सिमम होती है और निर्वात में यह गमन नहीं करती। चलिए दूसरा है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह बात भी सही है। उसके बाद चौथा है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। यह बात भी पूरी तरीके से सही है। तो सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब बनेगा 134 सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। एक तरफ उपकरण यंत्र दिए गए हैं, मापन की गई राशि। तो बताइए ए मीटर। ए मीटर धारा, क्या होगा? धारा। और उसके बाद हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, और उसके बाद स्प्रिंग तुला भार, और उसके बाद बैरोमीटर। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। इस प्रकार सही कूट जो बनेगा वो हम लोगों को क्या बनेगा? 3421 सही, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल जो है वाष्प में परिवर्तित हो गया, उसे क्या कहेंगे? तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन में ना, मान लीजिए अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है, भौतिक, तो इसमें क्या है? मान लीजिए ये वस्तु है और इधर भी वस्तु है। तो भौतिक परिवर्तन में जो वस्तु है उसको रिवर्सिबल किया जा सकता है। मान लीजिए सपोज कीजिए एक ग्लास वाटर है, वाटर को आप हीट करेंगे, हीट किए, क्या हो गया? यह गैस में बदल गया, वेपर हो गया, ठीक। और इसी वाटर को हमने कोल्ड किया, क्या हो गया? सॉलिड बन गया, बर्फ में बदल गया। अब सोचिए बर्फ को हम वाटर में भी बदल सकते हैं, वेपर को भी फिर वापस से वाटर में बदल सकते हैं। मतलब रिवर्सिबल होता है। जब रिवर्सिबल होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। केमिकल परिवर्तन में रिवर्सिबल नहीं होता। जैसे लकड़ी जला दी गई, ये केमिकल परिवर्तन हो गया। जली हुई लकड़ी वापस से आप उसको फिर से लकड़ी नहीं बना सकते, कोई भी प्रोसेस कर लीजिए। अब आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे, हमेशा आपको याद रहेगा केमिकल परिवर्तन में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह बदल जाएगा, वो वापस नहीं जाएगा। जबकि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ उसकी अवस्था बदलेगी, वापस से वो किसी और क्रिया के द्वारा वापस किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है। डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो बताइए किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यह जो है किससे बना होता है? तो यह जिप्सम से। किससे? जिप्सम से बना होता है। अच्छा इसके सूत्र की बात करें तो CaSO4 12H2O होता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है बताना है। देखिए पहला है एल्युमिनियम बॉक्साइड अयस्क से प्राप्त होता है, हाँ सही है। दूसरा कापर सिनेबार, सिनेबार से प्राप्त होता है, नहीं ये गलत है। कापर जो है सिनेबार से न प्राप्त होकर किससे है? क्यूप्राइट से। किससे? क्यूप्राइट। क्यूप्राइट जो है अयस्क का प्रयोग किया जाता है कापर को बनाने के लिए। और जिंक, कैलामाइन और आयरन जो है हेमेटाइट से। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी मैच नहीं था। चलिए नेक्स्ट है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर अर्थात क्या हुआ? केचुए के पालन से जो खाद निर्मित की जाती है
उसे जो है वर्मी कल्चर कहते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थवर्म अर्थात केचुआ। चलिए नेक्स्ट है, साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। तो यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। चलिए कारण देखते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ जो है टैनिन के जमा होने से बनता है। क्या ये बात सही है? नहीं, यह गलत है पूरी तरीके से। टैनिन क्या है? टैनिन पौधों से स्रावित होने वाला एक पदार्थ है, यह गलत बताया गया है। बल्कि जंग क्या होता है? यह आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। तो दूसरा तो गलत हो गया, तो गलत होते ही हम लोगों का आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, फिर कथन कारण का प्रश्न है। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, यह बात पूरी तरीके से सही है। अच्छा, कारण दिया है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। कारण पूरी तरीके से गलत है, आप लोग कई बार पढ़े भी होंगे। मरुस्थल में होता क्या है? जल का अभाव होता है। उसी जल की तलाश में जड़ जो है बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। आप ऊपर से देखेंगे प्लांट बहुत छोटा रहेगा, लेकिन ज़मीन के अंदर निकालेंगे, देखिए प्लांट इतना बड़ा ही है, और उसकी जड़ें देखेंगे आप ना, जड़ें ऐसे फैली रहेंगी बहुत दूर दूर तक, सिर्फ वो पानी की तलाश में बढ़ती चली जाती हैं। तो देखिए जब यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोगों का गलत हुआ, तो गलत होते ही सही जवाब मिल गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, विटामिन और हीनता से होने वाला रोग मैच कराइए। पहला है रेटिनाल। रेटिनाल अर्थात नेत्र से संबंधित, क्योंकि विटामिन ए है। नेत्र सूख कर लाल होना। फिर है टोकोफेराल। टोकोफेराल का संबंध किससे है? बंधता से। उसके बाद फिर साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन का संबंध किससे है? तो घातक जो रक्त अल्पता होता है इससे संबंधित है। और उसके बाद पायरिडॉक्सिन जो है यह मानसिक व्याधि से संबंधित है। तो इस प्रकार देखेंगे अगर हम लोगों का कूट क्या बन रहा है, तो कूट बन रहा है 3412। सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? एक गलत है। पहला है क्लोरोफिल मैग्नीशियम। हाँ सही है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आयरन, यह भी सही है। खाने का नमक सोडियम, यह भी सही है। कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम, क्या सही है? नहीं, यही हम लोगों का आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। पोटेशियम ना होके क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा एक चीज़ आप लोग जानते रहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने वाला सोडा। अगर इसी के बीच में बाई लग गया तो खाने वाला हो गया, और सोडियम कार्बोनेट जो है यह कपड़े धोने वाला सोडा। चलिए नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। क्या ये बात सही है? हाँ, यह पूरी तरीके से सही है। मस्तिष्क ही जो है हृदय को भी नियंत्रित करता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो हाँ, अगर मस्तिष्क खराब हो गया तो कोई कहीं पे भी गिर सकता है। आप देखे होंगे ड्रिंक करने वाले अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। चलिए नेक्स्ट, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, अर्थात ये डीपीटी का जो टीका लगता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। यह किसके लिए लगता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। काली खांसी अर्थात कुकुर खांसी के लिए। तो सही जवाब क्या बनेगा? डिप्थीरिया को रोहिणी कहा जाता है, रोहिणी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, किसके द्वारा होती है? ट्रैपोनोसोमा नामक एक कोष की जीव से होती है। अच्छा, इसको फैलाने के लिए कौन फैलाता है? तो सीसी नाम की मक्खी, पढ़े होंगे आप लोग। सीसी नाम की मक्खी जो है इसको फैलाती है निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है अमीर खुसरो एटा से। हाँ, ये सही मैच है। मिर्जा गालिब आगरा, यह भी सही मैच है। जोश जो है मलिहाबाद, यह भी सही मैच है।
राम प्रसाद बिस्मिल्ला प्रयागराज, यह मैच नहीं है, यही हम लोगों का आंसर होगा। प्रयागराज से राम प्रसाद बिस्मिल्ला नहीं थे, बल्कि यह कहाँ से थे, शाहजहांपुर से थे, शाहजहांपुर। चलिए नेक्स्ट है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे है, अर्थात जिनकी अनूप वेदिका है वे कौन हैं, तो वो भरत हरि हैं। सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से उत्तर प्राप्त करें। पहला है उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जब मशहूर था, तो बताइए उत्तर पश्चिमी कब था, यह था 1836 में, इसके लिए ऑप्शन 4 होगा। फिर उसके बाद आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, यह कब बना, तो यह 1877 में, इसमें 3 में होगा। उसके बाद संयुक्त प्रांत जब नाम इसका रखा गया, यह कब रखा गया, तो यह 1937 में रखा गया, 1937 अर्थात 2 बनेगा। और उत्तर प्रदेश जो है यह 1950 से चल रहा है, 1 बनेगा। 4321 सही जवाब क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है, तो बताइए। देखिए वर्तमान में यूपी में टोटल कितने नगर निगम हैं, 17 नगर निगम है। इसमें जो नहीं है वो बस्ती में नहीं है, बल्कि अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर में है। इसके सिवा भी बाकी हैं, टोटल 17 हैं, आप लोग एक बार जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1974 में। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह कहाँ पे अवस्थित है, स्टॉक एक्सचेंज जो है यह कानपुर में है। कहाँ पे है, कानपुर में। और यह जो है कब इसकी स्थापना हुई थी, तो यह 1974 में स्थापित किया गया था। सन भी पूछा गया है, एक बार आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा। अवरोही क्रम अर्थात क्या हो गया, ज़्यादा से कम की तरफ को ज़्यादा से कम, यही होता है अवरोही क्रम। अब आप लोग बताइए, बड़े अच्छे प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा होगा वाराणसी, उसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर संत रविदास नगर आएगा। देखिए अगर वाराणसी के क्षेत्रफल की बात करें तो यह 1535 वर्ग किलोमीटर है, कितना, 1535। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, जिसे हम लोग नोएडा के नाम से मशहूर जानते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ही है, 1442। और उसके बाद बागपत की बात की जाती है 1321। और संत रविदास नगर जो है यह 1055 वर्ग किलोमीटर में है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी, कितने परसेंट, बताइए कितना हुई थी, 11.45, ये सही जवाब है। वैसे हुई थी 11.41%। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 मैच कराइए। सोनभद्र में क्या मिलता है, चूने का पत्थर, सही जवाब क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद फिर प्रयागराज शीशे वाली बालू, 3 होगा। उसके बाद ललितपुर में क्या पाया जाता है, तांबा, 2 होगा। और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले अर्थात 1 होगा। 4321 ऑप्शन सही है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लाल मिट्टियाँ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती हैं। देखिए लाल मिट्टियाँ जो है झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, झांसी, मिर्ज़ापुर। साथ में आप लोग याद रखिए सोनभद्र। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुआ है, कौन सा जनपद। देखिए मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होने वाला जो जनपद है वो है मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, बताइए कौन सी नदी है। झेलम नदी जो है यूपी से नहीं बहती, आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी इजी सा प्रश्न है, क्योंकि झेलम जो है यह सिंधु की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट है,
सूची दी गई है, एक तरफ नगर दिया गया है, एक तरफ हवाई अड्डा। मैच कराइए। लखनऊ, लखनऊ अमूसी। वाराणसी, वाराणसी बाबतपुर। कानपुर, कहाँ, चकेरी। आगरा, खेरिया। तो सही कोड क्या बन रहा है? 3142। 3142 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है आल्हा महोबा का, ये सही मैच है। रसिया बरसाना, यह भी सही मैच है। उसके बाद कजरी मिर्ज़ापुर में, यह भी मैच है। बिरहा कन्नौज, यह मैच नहीं है। बिरहा कन्नौज में न होके कहाँ होता है? यह पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश में प्रख्यात है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए इसमें जो बंदी दीन है, उस्ताद दुल्हे खां और इलियास खां, ये तीनों लोगों ने तो सहयोग किया था, लेकिन मेहदी ने नहीं किया था। बंदी दीन काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, आप लोग जरूर से जरूर याद रखिए। कथक के ये काफ़ी बड़े उस्ताद थे, कथक। चलिए नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा? देखिए जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर दोनों होंगे, और यह भारत की अर्थव्यवस्था इसी पे चल रही है। तो देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्टेनेबल पर्यटन, देखिए सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना ही पोस्की जो है सस्टेनेबल पर्यटन है। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन से कथन सही है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। देखिए तीन के तीनों सही हैं पट्टेदारी सुधार के उपाय के लिए। तो क्या होगा? सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या मिलता है? आपको पता होगा, आपके गांव में भी बट रहा होगा, चावल मिलता है और उसके बाद गेहूं मिलता है। अब होता क्या है कि अगर इसका रेट मान लीजिए 1-2 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है, अगर गवर्नमेंट इसको 4 या 5 रुपये कर दे, 5 रुपये मान लीजिए दोनों कर दे, तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो जा सकेगा, अर्थात गवर्नमेंट अपने ऊपर का लोड कम करना चाहती है, क्योंकि इसका मूल्य तो वही मूल्य है जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इतने कम पे दे रही है, मतलब ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका निर्धारक कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का प्रश्न है, क्योंकि ये रिपीट फिर से हो सकता है। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? देखिए तेल की कीमतों का निर्धारण जो है पहले तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं करती है, पूरी तरह से तेल कंपनियां करती हैं। जिस हिसाब से मार्केट चलता है उसी हिसाब से इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए कांडला जो है वह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसे EPZ भी कहते हैं। अच्छा, ये एशिया का पहला था और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 1965 में इसकी स्थापना कर दी गई थी कि जो वस्तुएं निर्यात होने के लिए आ रही हैं उनके लिए स्थिति जो है वो बढ़िया से बनाई जाए, कि ताकि उनको बाधा न हो कहीं भेजने के लिए। तो निर्यात करने के लिए ये कदम चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न आज का, उद्योग और उत्पादक केंद्र। देखिए पहला है जूट का सामान। जूट का सामान कहाँ से? टीटागढ़, 4 सही होगा।
उसके बाद है रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र कहाँ से? यह बेंगलुरु से, तो इसका 3 सही होगा। उसके बाद ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र आप लोगों को पता होगा, लुधियाना बहुत मशहूर है इसके लिए, 2। और ऊनी कालीन, कालीन तो हमारे भदोही में बनता है, तो सही 1 होगा। तो अब क्या हुआ? 4 3 2 1, 4 3 2 1 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए साथियों, इस प्रकार 50 प्रश्नों की आज की श्रृंखला हम लोगों ने समाप्त कर ली। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।